हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पीडब्ल्यू नर्सिंग वल्लाह में। हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, जहां अब तक हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की सबसे पहले डेफिनेशन की बात की। क्या होती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की डेफिनेशन, उसके अलावा क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के टाइप्स, क्लासिफिकेशन की बात की हम लोगों ने। एक पूरा चार्ट बना के हम लोगों ने देखा था। लास्ट बात की थी हम लोगों ने आईयूडी की, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की, जहां अगर आपको याद है तो हमने बताया था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ आईयूडी। तीन जो है आईयूडी की टाइप्स होती हैं। मैं बोलूं कि 3 जनरेशन है आईयूडी की। फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, सेकंड जनरेशन आईयूडी और थर्ड जनरेशन आईयूडी। आपको याद होगा हमने जो है एग्जांपल्स की बात भी कर ली थी, हमने एक स्ट्रक्चर बना के भी बात की थी। आइए हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि आईयूडी का जो नाम होता है वो नामकरण कैसे होता है। उसका स्ट्रक्चर तो हमने लोगों ने देख लिया था, नामकरण देखते हैं। आइए तो हम बात करेंगे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में भी आज। सबसे पहले आज हम आईयूडी के बारे में कुछ जो चीजें रह गई है उनकी बात करेंगे। देखिए, आप लोग आईयूडी की बात कर रहे हैं जब भी हम लोग, तो आईयूडी के जब बॉक्स देखते हैं तो वहां पूरा नाम लिखा होता है। जैसे इधर देखिएगा, जैसे यहां लिखा हुआ है मॉडल टी, कॉपर टी, हार्मोनल, या अगर बात करूं इधर देखिए पूरा नाम आप लोगों को सही इंडिकेट नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे इस तरीके से देखिएगा, नाम पूरा नाम जो होता है वो इस तरीके का लिखा होता है, कॉपर टी 380 AAG। तो इसका पूरे का मतलब क्या है देखिएगा। आइए पहले नामकरण देखते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ आईयूडी देख रहे हैं हम लोग, टी शेप होती है, हमने पूरा बात किया। उसकी 2 भुजाएं होती हैं, एक वर्टिकल स्टेम होता है, उसके ऊपर कॉपर वायर जो है लगे होते हैं, एक हार्मोनल एरिया होता है। ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूं पिछली वीडियो। यहां देखिएगा, यहां सीयू का मतलब है कॉपर। सीयू का मतलब क्या है? कॉपर। सीयू का मतलब क्या है? कॉपर। टी मतलब जो है, अगर बात करें कि उसकी शेप कैसी है, टी शेप की है, टी शेप है। शेप टी का मतलब क्या है यहां पर? टी शेप। टी का मतलब क्या है? टी शेप। अगर बात करें हम लोग यहां पर, ये 380 380 का मतलब क्या है? 380 का मतलब क्या है? 380 का मतलब होता है सरफेस एरिया। कॉपर का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, और वो किस में निकालते हैं हम लोग? mm² में। आपसे पूछ सकता है कि 380 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कॉपर इन mm²। ये पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है सवाल, ये पहले भी पूछा गया है कि पूरा नाम दे देते हैं इसमें। वाट 380 इंडिकेट की 380 जो है वो क्या इंडिकेट करता है, तो याद रखिएगा। अच्छा, ए का मतलब क्या है देखिएगा। ए का मतलब है यहां पर इसका साइज से। ए का मतलब क्या है यहां पर? साइज। ABCD 4 साइज आती है, ABCD। ए सबसे बड़ा साइज जो है, डी सबसे मैं बोलूं छोटा साइज होता है। तो यहां पर ए का मतलब क्या है? ए इंडिकेट क्या कर रहा है? इसके साइज को इंडिकेट कर रहा है। ए किसको इंडिकेट कर रहा है? ए इसके साइज को इंडिकेट कर रहा है। और लास्ट में एजी जो सिल्वर है वो इसमें मिक्स किया जाता है। एजी क्या हो गया? लास्ट में सिल्वर इसमें मिक्स किया जाता है। तो अगर आपसे पूरा नाम पूछ लिया जाए कि भैया ये नाम है कॉपर टी 380 AAG, इसमें कुछ भी चीज पूछ सकते हैं कि 380 का मतलब क्या है, तो सरफेस एरिया की कॉपर कितना सरफेस एरिया कवर किया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये कॉपर टी है, तो इसमें कॉपर ने कितना सरफेस एरिया कवर किया हुआ है, ये किससे इंडिकेट करेंगे? 380 से। ए का मतलब क्या है? उसकी साइज की, ए साइज का है। ये 4 साइज होती है, ABCD। और भी साइज होती है, ABCD 4 साइज होती है। तो कई जगह आपको ए दिखेगा, कई जगह बी दिखेगा, कई जगह सी दिखेगा, कई जगह डी दिखेगा, अलग अलग चीजें अलग अलग दिख सकता है। और एजी जो है वो सिल्वर इसमें मिक्स किया जाता है, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं। तो नामकरण समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को। ये जो कॉपर टी 380 AAG जो हम लोग पूरा नाम है इसका, वो क्यों है? सभी का नाम होता है ऐसा। जैसे इसका नाम है मल्टी लोड 375 AAG, तो उसका भी समझ में आ जाएगा कि मल्टी लोड क्या है। हाँ, उसके अलावा 380 क्या है, ए क्या है, एजी क्या है, वो सब चीजें यही है। तो कॉपर का मतलब, सीयू का मतलब कॉपर है। टी का मतलब उसकी शेप कैसी है, टी शेप देख सकते हैं आप लोग। ये टी शेप आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, ये टी शेप है। उसकी शेप कैसी है? टी शेप। 380 का मतलब क्या है? सरफेस एरिया। जो कॉपर का सरफेस एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। ए का मतलब क्या है? यहां पर साइज की बात की है, ABCD 4 साइज है। और एजी का मतलब क्या है? सिल्वर है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब क्योंकि यहां से और भी चीजें पूछी जाती है, अगला जो चीज है, अब कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को देकर जाते हैं, दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताइए, जैसे एग्जांपल दे दिया जाएगा फेमिडोम 10 जो है इसका इफेक्टिवनेस कितने साल तक है, मतलब इसको एक बार इंसर्ट करवा लिया तो अब कितने साल तक जो है और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज में नहीं लेना है, मतलब इसका इफेक्टिव कितने साल तक इफेक्टिव रहता है। आइए बात करते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले बात करें किसके बारे में, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फेमिडोम 10 के बारे में। एक एक बार सभी की बातें करेंगे हम लोग इनके बारे में, क्योंकि यहां से पूछ लेते हैं इनका पीरियड कितना टाइम के लिए इफेक्टिव है ये। और नीचे मल्टीलोड 375 है जिसको मैं नेक्स्ट उस पर भी लिख दूंगा। चलिए सबसे पहले बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन जो हमने आईयूडी पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था लिपेस लूप, और थर्ड जनरेशन आईयूडी जो पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था फ्रीडम 5। बाकी जितनी भी जो मैंने बताई थी ये सब कैसी है, ये सब सारी की सारी जो है वो सेकंड जनरेशन आईयूडी हैं। तो पहली बात क्या लिखेंगे इसमें, ये कैसी है, सेकंड जनरेशन आईयूडी। सेकंड, ये पूछा जाता है कि कौन सी आईयूडी है, ये सेकंड जनरेशन आईयूडी है। अब जिसको ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि सब ये फर्स्ट जनरेशन क्या होती है सेकंड जनरेशन क्या होती है, तो कृपया पिछला वीडियो जरूर देखें, उसमें सारा बताया हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन क्या होती है, सेकंड जनरेशन क्या होती है, थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो ये कैसी जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है। अगर बात करूं मैं इसका इफेक्टिवनेस कितने टाइम तक के लिए है, इफेक्टिवनेस, इसका इफेक्टिवनेस जो है वो 10 ईयर्स के लिए है। कितने ईयर्स के लिए है, 10 ईयर्स के लिए। मतलब इसको एक बार अगर इंसर्ट करवा लिया तो फिर 10 साल तक जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, 10 ईयर्स तक जो है वो आराम से इफेक्टिवनेस, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत नहीं है, अदर किसी कॉन्ट्रासेप्टिव की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, पहली बात। चलिए कॉपर टी 220 की बात करेंगे। देखो ये भी जो है सेकंड जनरेशन तक है, मैं सेकंड जनरेशन आईयूडी है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, फर्स्ट जनरेशन में लिपेस लूप होता है, थर्ड जनरेशन में फ्रीडम 5 होता है। उसके अलावा जितनी भी हम लोग आईयूडी कॉपर डिवाइस जो पढ़ते हैं ये सारी क्या है, ये सेकंड जनरेशन होती है। तो ये सारी की सारी कौन सी है, ये सेकंड जनरेशन ही है। ये भी कैसी है, ये भी सेकंड जनरेशन ही है, सेकंड जनरेशन आईयूडी है ये भी। और इसका इफेक्टिवनेस कितना होता है, तो इसका इफेक्टिवनेस, क्योंकि सवाल पूछा जा चुका है, ये नोट सेट में पूछा गया सवाल है, कॉपर टी 220 का इफेक्टिवनेस केवल 2 साल का होता है। कितना, 2 ईयर्स तक। तो मान लीजिए किसी को केवल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, किसी को केवल बहुत छोटे समय के लिए जो है वो आईयूडी का यूज करना है, या बहुत छोटे समय के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज करना है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आईयूडी है 2 साल तक के लिए। चलिए कॉपर टी 380 एजी की बात करेंगे तो इस ये भी कितनी है, ये भी जो है सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है। ये भी कैसी है, सेकंड जनरेशन आईयूडी है, और सेकंड जनरेशन आईयूडी होने के साथ साथ इसका इफेक्टिवनेस भी कितना है, 10 ईयर्स का। ये भी कितनी इफेक्टिव है, ये भी 10 ईयर्स तक इफेक्टिव है। मतलब इसको भी एक बार इंप्लांट किया तो फिर 10 साल तक जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोवा टी की बात करेंगे, नोवा टी की बात करेंगे। और अगर बात करें इसमें एक सवाल पूछा जाता है, इसमें इफेक्टिवनेस नहीं पूछा जाता, लेकिन इसमें सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले जो एजी मिक्स किया गया था, सिल्वर जो सबसे पहले मिक्स किया गया था वो किसमें किया गया था, नोवा टी में ही मिक्स किया गया था। याद रखिएगा इसका इफेक्टिवनेस फिर भी जो है वो बताया नहीं जाता, या मैं बोलूं कि 5 to 10 ईयर्स के बीच में है इसका भी, लेकिन जो इसमें सबसे पहले जिसमें एजी मिक्स किया गया था वो किसमें, नोवा टी में। सवाल पूछा जाता है ये कि फर्स्ट जो सबसे पहले जो एजी मिक्स किया गया था वो कहां किया गया था, नोवा टी में ही किया गया था। तो पहली बात तो ये लिखते हैं कि ये सेकंड जनरेशन आईयूडी है, इट इज ए सेकंड जनरेशन आईयूडी है ये भी। और जो सबसे पहले जो एजी मिक्स किया गया था, एजी समझ गए ना क्या है एजी, ये अभी मिक्स किया था सिल्वर, तो सबसे पहले जो सिल्वर मिक्स किया गया था वो किस में मिक्स किया गया था, नोवा टी में ही मिक्स किया गया था। इसका पूरा नाम भी यही होता है कि कॉपर नोवा टी एजी, है ना। तो एजी का मतलब क्या है, सबसे पहले एजी मिक्स किया गया था वो इसी में किया गया था। फर्स्ट टाइम एजी मिक्स इन इट, सबसे पहले जो एजी मिक्स किया गया था वो किस में किया गया था, इसी में मिक्स किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट आता है आपका मल्टी लोड 375, नेक्स्ट लिख रहा हूं इसको मल्टी लोडेड, नेक्स्ट उस पर लिख रहा हूं मैं। लास्ट है आपका मल्टी लोड, जिसको हम लोग एमएल लिखते हैं, एमएल मल्टी लोड 375, पूरा नाम आप लोग देख सकते हैं मल्टी लोड 375, कॉपर टी 375। ठीक है, तो हम 375 भी लिखेंगे चलेगा। ठीक है, मल्टी लोड 375 की बात कर लो, हम लोग कर रहे हैं।
और इसका इफेक्टिवनेस जो है ये 5 साल तक के लिए होता है। ये भी सेकंड जनरेशन है और इसका इफेक्टिवनेस कितना है 5 इयर्स के लिए। ये भी कैसी है, ये भी सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, ये भी सेकंड जनरेशन है आईयूडी, सेकंड जनरेशन आईयूडी है और इसका इफेक्टिवनेस कितना है, इसका इफेक्टिवनेस जो है वो 5 इयर्स तक के ही लिए है। तो ये सवाल आप लोगों से पूछ सकते हैं कि किसका इफेक्टिवनेस कितना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपसे सवाल क्या क्या पूछा जाएगा देखिएगा, बता देता हूं मैं। यहां पर पूछ सकते हैं आपसे फ्रीडम 10 का जो इफेक्टिवनेस है वो 10 इयर्स तक के लिए है, इसका सेकंड जनरेशन आईयूडी कितना, और सबसे मेनली बात जो है वो कि सबसे पहले एजी किस कॉपर टी में मिक्स किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर टी इंक्लूडेड फर्स्ट टाइम एजी, सबसे पहले एजी किस में मिक्स किया गया था, तो याद रखिएगा नोवा टी में सबसे पहले एजी मिक्स किया गया था, ये बहुत खास बात है। उसके अलावा लास्ट मल्टी लोड 375 आईयूडी जो है ये सेकंड जनरेशन है और ये भी कितने टाइम के लिए है, ये भी आपके 5 इयर्स के लिए है। क्लियर रहेगा बात। तो यहां तक आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा जो है फर्स्ट जनरेशन है, कौन सा सेकंड जनरेशन है, इसके एग्जांपल हम लोग पहले ही बता चुके हैं। हमने फर्स्ट जनरेशन में बात की लिपेस लूप की, सेकंड जनरेशन में हमने बात की किसकी, आपकी सारे एग्जांपल जो कि ये रहे सामने आपके, फ्रीडम 10, कॉपर टी 220, कॉपर टी 380 एएजी, नोवा टी, मल्टी लोड 375, इन सब की बातें हमने यहां पर की। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं थर्ड जनरेशन ड्रग, और जिसका नाम क्या है, एक मिनट, थर्ड जनरेशन में पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को, फ्रीडम 5 की बात करेंगे। चलो एक बार पहले फ्रीडम 5 की और बात कर लेते हैं। फ्रीडम 5 थर्ड जनरेशन ड्रग है, थर्ड जनरेशन आईयूडी है। चलिए सेकंड हेडिंग डाल लीजिएगा यहां पर, फ्रीडम 5। ये भी पूछ लेते हैं, कभी कभी इसके बारे में भी पूछा जाता है। इसका एक इमेज भी डाल के लाया हूं मैं, अगर आप लोगों को दिख जाए। हाँ ये रहा, बिल्कुल इसको ऊपर ले लेते हैं। फ्रीडम 5 की बात करेंगे हम लोग। देखिए ये फ्रीडम 5 है, आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं फ्रीडम 5 के बारे में। ये फ्रीडम 5 जो है ये एक थर्ड जनरेशन आईयूडी है। ये क्या है, थर्ड जनरेशन आईयूडी है और इसके अंदर हार्मोन प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हार्मोन, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, 38 mg प्रोजेस्टेरोन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या क्या बात बता रहा हूं मैं, आइए इसके बारे में लिखते हैं। हम यहां लिख रहे हैं फ्रीडम 5। यहां से सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। देखिए क्या है इसके बारे में, देखिए पहले बात बता रहा हूं कि ये थर्ड जनरेशन आईयूडी है। पहला सवाल यही पूछेगा आपसे कि इनमें से, क्योंकि थर्ड जनरेशन का एक ही एग्जांपल आता है मोस्ट प्रोबेबली, तो सवाल यही आता है कि थर्ड जनरेशन आईयूडी का एग्जांपल बताइए। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या हो गया, फ्रीडम 5। पहली बात क्लियर है। चलिए इसको स्टार्ट किया गया था कब, 1976 में। स्टार्टेड इन, फ्रीडम 5 को कब स्टार्ट किया गया, स्टार्टेड इन 1976 में स्टार्ट किया गया। इसको कब स्टार्ट किया गया, 1976 में इसको स्टार्ट किया गया था इसको। उसके अलावा अगर बात करें तो इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन होता है कितना, क्योंकि हार्मोनल आईयूडी है ये। कैसी आईयूडी है, ये हार्मोनल आईयूडी है, इसके अंदर हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। हार्मोनल आईयूडी है ये, मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हार्मोन प्रेजेंट होता है। और कौन सा हार्मोन है, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन है कितना, 38 mg प्रोजेस्टेरोन होता है इसके अंदर। 38 mg प्रोजेस्टेरोन होता है इसके अंदर। और वो प्रोजेस्टेरोन जो है, अगर बात करूं, देखो लिखा भी हुआ है यहां पर, अगर आप देख पा रहे हैं इसमें, मेरे हिसाब से क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर इसमें 38 mg प्रोजेस्टेरोन होता है। जो मैं बात करूं अगर, जिसमें डेली सीक्रेशन जो है, डेली सीक्रेशन 65 माइक्रोग्राम जो है, 65 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरोन जो है वो डेली रिलीज होता है। कितना बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहे हैं हम लोग, 65 to 68 है ना, लिख देते हैं पूरा। इसके अंदर 65 माइक्रोग्राम जो प्रोजेस्टेरोन है वो डेली रिलीज होता है। डेली रिलीज होता है। तो ये सवाल आता है, ये सवाल पूछे जाते हैं। क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं कि बताइए थर्ड जनरेशन आईयूडी का नाम कौन सा है, थर्ड जनरेशन कौन सी है, फ्रीडम 5। बताइए कब स्टार्ट हुई, 1976 में। तो पहली एक हार्मोनल आईयूडी कौन सी है, फ्रीडम 5, जो कि जिसके अंदर कितना प्रोजेस्टेरोन होता है, 38 mg प्रोजेस्टेरोन होता है। और डेली कितना रिलीज होता है, 65 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरोन जो है वो डेली रिलीज होता है।
ये 5 चीजें जो हैं वो आपसे फ्रीडम 5 के ऊपर पूछ सकते हैं। इमेज देख पा रहे हो आप लोग फ्रीडम 5 की, ये आपके सामने पूरा बॉक्स बनाया हुआ, बॉक्स पूरी बॉक्स की इमेज है। सवाल यहां से आ सकते हैं। हम लोगों ने अब तक बातें की, पूरे एग्जांपल सेकंड जनरेशन आईयूडी के एग्जांपल्स की बात की, हमने थर्ड जनरेशन आईयूडी के एग्जांपल्स की बात की। अब आइए बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट्स क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, चलिए अब आइए बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। हेडिंग डालिएगा साइड इफेक्ट्स, देखिएगा सवाल। अब दो चीजें यहां से पूछी जाती है। पहला बात लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट सवाल मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यहां से जरूर आता है क्योंकि ये कंफ्यूजन चीज है। देखो क्या बताना चाह रहा हूं मैं, फर्स्ट बता रहा हूं पहला, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है आईयूडी का क्या, ब्लीडिंग। क्या है, ब्लीडिंग। कि ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे इंसर्ट करवाते हैं उसके बाद महिला को क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपसे पूछा जाए, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपके सामने कि बताइए आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द आईयूडी, तो क्या आंसर करोगे, ब्लीडिंग करोगे। अगर आपसे पूछा जाए, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी क्या है कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है आईयूडी का, ब्लीडिंग। सेकंड देखो, सेकंड प्रायोरिटी अगर आ जाए कि साहब ब्लीडिंग अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या होगा, सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी इज पेन। अब आपको लग रहा होगा कितना आसान है ये चीज, है ना, ये तो बहुत आसानी से मैं कर दूंगा सवाल। लेकिन आपसे सवाल ये, मान लीजिए आपसे सवाल सीधा पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी, तो आप क्या आंसर करोगे, ब्लीडिंग। लेकिन सवाल वो ये नहीं पूछता है, वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर रिमूवल ऑफ आईयूडी, कि इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन कारण है आईयूडी को रिमूव करवाने का, तो बताओ क्या आंसर करोगे। ऑब्वियसली ब्लीडिंग करोगे कि सर ब्लीडिंग हो रही है तो हम निकलवा देंगे, नहीं, वहां उल्टा हो जाएगा। क्या बात बोलना चाह रहा हूं, देखो एक और बात बोलना चाह रहा हूं मैं आपसे। सवाल जो पूछा गया है नोट सेट में, आपसे अगर पूछा जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे बताऊंगा, मोस्ट कॉमन रीजन फॉर रिमूवल ऑफ आईयूडी, कि आईयूडी रिमूवल का मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, तो क्या आंसर करोगे, पेन। मैं दो बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूं, क्या एक लाइन और लिख देता हूं फिर ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन, सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन, सेकंड प्रायोरिटी पे ना, मोस्ट कॉमन रीजन फॉर रिमूवल ऑफ आईयूडी, ब्लीडिंग। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बात बता रहे हो, कभी तो आप उल्टा बता रहे हो, कभी आप कैसे बता रहे हो। देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सवाल समझना मेरे बात। अगर हमसे पूछा जाए, देखो यहां कंफ्यूजन करता है और ये कंफ्यूजन भरा है और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसमें। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी, कि आईयूडी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, तो फिर क्या आंसर करोगे, ब्लीडिंग। साइड इफेक्ट समझ रहे हो ना, हमने आईयूडी इंसर्ट करवाई, उसके बाद उस महिला के शरीर में क्या साइड इफेक्ट दिखा, तुमको ब्लीडिंग दिखेगी सबसे पहले। तो मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी, तो क्या आंसर करेंगे, ब्लीडिंग। ठीक है, अगर ऑप्शन में ब्लीडिंग नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या आंसर करेंगे, तो पेन। सेकंड प्रायोरिटी पे क्या होगा हमारा, पेन। क्लियर है बात, वापिस समझा रहा हूं। अगर हमसे सवाल पूछा जाए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स, वर्ड ध्यान रखना, ये साइड इफेक्ट दिया हुआ है यहां पे साइड इफेक्ट वर्ड को फोकस करना। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी, ब्लीडिंग। सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी, पेन। और अगर सवाल आ जाए कि भैया मोस्ट कॉमन रीजन फॉर रिमूवल ऑफ आईयूडी, कि भैया क्या कारण है आईयूडी को रिमूव करवाने का, मोस्ट कॉमन कारण क्या है, पेन। आपने आईयूडी इंसर्ट करवाई और पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो रिमूव तुरंत करवा देते हैं,
तो ज्यादातर जो रिमूवल होता है वो किसकी वजह से होता है, पेन, और सेकंड रीजन क्या है, ब्लीडिंग। उल्टा है दोनों चीजें, फिर बोल रहा हूं यहां पर कंफ्यूजन होगा, 101% कंफ्यूजन की चीजें हैं, मेरी बात को फिर समझिएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन रीजन फॉर या मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी, तो फिर क्या आंसर करेंगे, ब्लीडिंग। सेकंड साइड इफेक्ट क्या है, पेन। और रिमूवल का कारण क्या है, पहला कारण रिमूवल का क्या है, पेन। ब्लीडिंग की वजह से नहीं निकलते हैं, ब्लीडिंग हो रही है हम थोड़ी देर रुक जाएंगे, लेकिन पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर हम निकलवा ही देंगे। क्लियर है बात? इन दोनों को बात याद रखना। फर्स्ट मोस्ट कॉमन रीजन रिमूवल का आईयूडी का पेन है, सेकंड क्या है, ब्लीडिंग है, जबकि क्योंकि पेन बहुत ज्यादा होगा तो हम तुरंत रिमूव करवा देंगे। ठीक है, तो साइड इफेक्ट ये हो सकता है। उसके अलावा साइड इफेक्ट देखो और भी है, जैसे यूटेराइन परफोरेशन हो सकता है, यूटेराइन परफोरेशन, यूटेराइन परफोरेशन है ना, तो ये भी जो है आपके साइड इफेक्ट्स में आता है। तो साइड इफेक्ट समझ गए, रिमूवल समझ गए, साइड इफेक्ट समझ गए, बिल्कुल आसान सा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी, तो भैया क्या आंसर करना है, ब्लीडिंग। सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी, तो क्या आंसर करना है, पेन। उसके अलावा यूटेराइन परफोरेशन ये सब तो आता ही है ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पीआईडी भी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी हो सकती है, कई बार पीआईडी भी होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ये भी इसका साइड इफेक्ट है, मतलब ये भी हो सकता है। साइड इफेक्ट समझते हो ना, आपने कोई चीज मेडिसिन ली, अब उसके रेस्पॉन्स में हमारा शरीर क्या दिखा रहा है, वो साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो आपने मान लीजिए आईयूडी इंसर्ट करवाया, अब ब्लीडिंग हो रही है, साइड इफेक्ट है, लेकिन हम रिमूव नहीं करवा रहे हैं। हम रिमूव कब करवाएंगे, जब पेन हो, जब क्या हो, पेन होगा तभी रिमूव करवाएंगे। तो मोस्ट कॉमन जो रीजन है रिमूवल का आईयूडी का, वो क्या है, पेन है। क्लियर है बात? याद रखिएगा, यहां से सवाल आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अगला हमारा बात करेंगे हम लोग आईयूडी के रूल्स हैं, कुछ रूल्स फॉर आईयूडी इंसर्शन। आईयूडी के इंसर्ट करवाने के कुछ रूल्स हैं भैया, इन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। क्या, देखो पहला रूल है कि महिला जो है, आइए बात करते हैं। पहला रूल है कि कोई महिला को पहले से कोई पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज नहीं होनी चाहिए। नो हिस्ट्री ऑफ पेल्विक पीआईडी। पहला क्या, कि महिला को पहले से ही कोई पीआईडी नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग इंसर्ट करेंगे और ज्यादा हो जाएगी दिक्कत तो फिर भैया प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्योंकि हमने बताया ना पीआईडी तो साइड इफेक्ट है, तो पहले से मान लो महिला को पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, और हमने फिर इंसर्ट कर दिया और फिर ज्यादा हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो पहला रूल क्या है, नो हिस्ट्री ऑफ पीआईडी, महिला को कोई पीआईडी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, महिला को कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए या नॉर्मल प्रेगनेंसी भी नहीं होनी चाहिए। नो हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए महिला को। नो हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, महिला को कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। जो हीमोग्लोबिन है महिला के अंदर, शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए, मतलब मैं बोलूं कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन अमाउंट होना चाहिए। नॉर्मल हीमोग्लोबिन शुड प्रेजेंट, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, एचबी से लिख रहा हूं, शुड प्रेजेंट। महिला के अंदर क्या होना चाहिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन उसके प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है बात? उसके अलावा जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इरेगुलरिटी, कभी ब्लड आ रहा है कभी क्या हो रहा है, तो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना चाहिए। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब चीजें क्या है, ये हमारे आईयूडी के रूल है कि भैया अगर ये चारों चीजें हुई तभी हम लोग आईयूडी इंसर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या क्या, कि महिला को कोई पीआईडी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज नहीं होनी चाहिए, महिला को कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा महिला के जो हीमोग्लोबिन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। क्यों हीमोग्लोबिन का लेवल क्यों सही होना चाहिए, क्योंकि भैया आप आईयूडी इंसर्ट करोगे और मान लो महिला को साइड इफेक्ट हो गया क्या, ब्लीडिंग का,
और महिला की ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, ब्लड निकल गया, तो हीमोग्लोबिन मान लो पहले ही नॉर्मल नहीं है, अब मान लो पहले ही हीमोग्लोबिन 7 पे था और आपने आईयूडी इंसर्ट कर दी और ब्लीडिंग हो गई तो 5 पे रह गया और दिक्कत आ गई। समझ गए? रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इरेगुलरिटी होती है। ये चारों नियम किसके हैं? आईयूडी इंसर्शन के रूल्स है, मतलब इसके अकॉर्डिंग आईयूडी इंसर्ट होनी चाहिए। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगला किसके बारे में? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करेंगे। आइए कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं देखो, सॉरी, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये आईयूडी देखो इंसर्ट की हुई है यूट्रस में, है ना, आईयूडी स्ट्रिंग है, ये वेजाइना सर्विक्स, ये आईयूडी आप लोगों को दिख रही होगी, है ना, इस तरीके से आईयूडी इंसर्ट की हुई है। देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, दो तरीके के कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। दो तरीके के क्या होते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेशन। आपने देखा होगा दो तरीके की कॉन्ट्रा इंडिकेशन, बताता हूं क्या क्या। एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट और रिलेटिव मतलब इनकम्प्लीट। क्या मतलब है सर? मतलब समझाओ सर हमको तो। देखो मतलब बताते हैं आप लोग। दो तरीके की कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एक होता है रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि भैया कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा तो है ही है। क्या? जैसे मान लो एक कोई चीज है जिसके लिए पूरी तरीके से मना कर दिया गया है कि इस कंडीशन में तो चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग आईयूडी इंसर्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। और एक कंडीशन वो कि हाँ ठीक है सोचेंगे कर सकते हैं। जैसे ऐसे समझिए इसका एग्जांपल से, मान लीजिए आप अपने पिताजी से कोई परमिशन ले रहे हैं, है ना, पापा से हम कोई किसी चीज की परमिशन ले रहे हैं, तो पापा साफ मना कर दे रहे नहीं नहीं जाना है। आप बोल रहे पापा 31 की पार्टी है, 31 दिसंबर को पार्टी है, रात को 12 बजे जा रहा हूं मैं, पापा साफ मना कर रहे हैं नहीं जाना है कहीं भी। तो बिल्कुल साफ, जब बिल्कुल कंप्लीटली क्या कर दिया जाए, मना कर दिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। और जब थोड़ा सा ठीक है, अगर कंडीशन देखेंगे, आप मम्मी के पास गए, मम्मी क्या मैं चला जाऊं क्या? मम्मी बोलेगी ठीक है सोचेंगे अभी रुको, सर्दी कम होगी या नहीं होगी, मतलब रिलेटिव। सर्दी, भाई सर्दी कम होगी तो चले जाना, है ना, तो वो रिलेटिव मतलब कि हो भी सकता है और नहीं भी कर सकते, मतलब अगर कंडीशन ठीक हुई तो कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। समझ गए? तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन देखो क्या है। अगर महिला को कार्डियक डिजीज है, अगर महिला को कोई कार्डियक डिजीज है तो भैया साफ साफ सरल शब्दों में मना कर दीजिएगा कि आईयूडी इंसर्शन नहीं होगा। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है कार्डियक डिजीज। महिला को मोस्ट कॉमन है कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ये बोलूं कि कार्डियक डिजीज अगर महिला को है, कार्डियक डिजीज अगर महिला को है तो आप ये समझ जाइएगा, साफ साफ मना कर दीजिएगा कि नहीं भैया आईयूडी इंसर्शन नहीं होगा। कार्डियक डिजीज में महिला को किसी भी तरीके की कार्डियक डिजीज है तो जो है वो नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर महिला को जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो भी जो है, तो भी आईयूडी इंसर्शन नहीं करेंगे, नहीं किया जाएगा। अगर महिला को पीआईडी है, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज है, तो भैया हम पहले बता चुके हैं ना ये सारे साइड इफेक्ट है, और आपने फिर भी इनमें कर दिया तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। अभी तो मैंने बताया कि महिला को रूल्स बताए थे कि भैया अगर महिला को अब पीआईडी हुआ तो नहीं, अगर पीआईडी नहीं होगा तो ही हम करेंगे। तो मान लो पीआईडी है तो नहीं करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड बता दिया उस कंडीशन में कि भैया कार्डियक डिजीज अगर महिला को है तो नहीं किया जाएगा। अगर महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो नहीं किया जाएगा। अगर महिला को पीआईडी है तो नहीं किया जाएगा। अगर महिला को कोई अनडायग्नोस ब्लीडिंग हो रही है, भाई ब्लीडिंग पता ही नहीं क्यों हो रही है, पर अनडायग्नोस्ड ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइनल हो सकती है, यूटेराइन हो सकती है, लेकिन अनडायग्नोस्ड ब्लीडिंग हो रही है तो फिर क्या है, तो भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले से ब्लीडिंग हो रही है, हमने आईयूडी इंसर्ट किया और ज्यादा ब्लीडिंग हो गई तो दिक्कत आ जाएगा। तो महिला को क्या हो रहा है? अनडायग्नोस्ड ब्लीडिंग हो रही है, अनडायग्नोस्ड ब्लीडिंग मतलब पता ही नहीं क्यों हो रही है, तो फिर इस कंडीशन में भी नहीं किया जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या नहीं करते? आईयूडी इंसर्शन नहीं करते। तो ये सवाल पूछा जाता है, चार चीजें, चार हैं। कार्डियक डिजीज याद रखिएगा, कार्डियक डिजीज में बिल्कुल नहीं करेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करेंगे, पीआईडी की कंडीशन में बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर महिला को अनडायग्नोस ब्लीडिंग है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इन चारों कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
क्लियर है बात। अब आ जाओ रिलेटिव, मतलब हम कर भी सकते हैं, अगर कंडीशन सही हो गई तो हम लोग कर देंगे। जैसे अगर महिला का हीमोग्लोबिन लेवल लो है, तो अभी तो लो है लेकिन मान लो बाद में बढ़ जाए, 1 महीने बाद बढ़ जाए, तो फिर हम कर देंगे, है ना। अभी मान लो लो है, मान लीजिए हीमोग्लोबिन महिला का अभी 7 है, ठीक है, हम नहीं कर रहे, लेकिन अगले महीने बढ़ जाएगा तो हम कर देंगे। तो ये रिलेटिव है, मतलब कंडीशन के आधार पर है। मान लीजिए लो हीमोग्लोबिन लेवल है, लो हीमोग्लोबिन लेवल है, तो भैया इस मंथ में मान लो कम है, अगले मंथ में बढ़ जाएगा तो हम आईयूडी इंसर्ट कर देंगे, इस मंथ में नहीं कर रहे। अगर महिला को इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल थे अब तक, लेकिन अब से मान लो रेगुलर हो गए तो कर देंगे, अब तक ठीक है। मान लीजिए महिला को क्या है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर महिला को अब तक इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो कोई बात नहीं, अब तक थे ना, अब सही हो गए, अब कर देंगे, समझ गए। तो ये दो तरीके की कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जिसके अंदर पूरी तरीके से जो है वो क्या किया जाता है, नहीं हम वो, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब है कंप्लीट, एब्सोल्यूट का मतलब ही क्या है, कंप्लीट, एब्सोल्यूट का मतलब ही क्या है, कंप्लीट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि भैया इस कंडीशन में तो नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो कार्डियक डिजीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पीआईडी या अनडायग्नोस अगर ब्लीडिंग है तो इस कंडीशन में नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। और रिलेटिव लो हीमोग्लोबिन लेवल है, कि भैया अगर हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ गया, मान लो 15 दिन पहले करवाया था, हीमोग्लोबिन का लेवल कम था तो नहीं करेंगे, 15 दिन बाद वापस करवाया, सही हो गया, ठीक है कर दो। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल था पहले तक, अब से लगातार 2-3 महीने से बिल्कुल सही चल रहा है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात। तो ये हमारे दो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। नेक्स्ट अब आता है हमारा अगला बात आता है कि आईयूडी इंसर्शन का बेस्ट टाइम क्या है, बेस्ट टाइम फॉर आईयूडी इंसर्शन, आईयूडी इंसर्शन का बेस्ट टाइम क्या है। और इसके ऊपर सवाल बहुत आते हैं भैया, इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं, आईयूडी इंसर्शन का बेस्ट टाइम क्या है। देखिए दो बातें बताता हूं आप लोगों को, आईयूडी इंसर्शन का बेस्ट टाइम बताते हैं आप लोगों को। अगर महिला जो है वो प्रेग्नेंट है तो कब, या मैं बोलूं कि महिला की डिलीवरी हुई है तो कब कर सकते हैं, और अगर महिला जो है नॉन प्रेग्नेंट है तो कब कर सकते हैं। देखिए तो पहले बता रहा हूं, इफ फीमेल इज नॉन प्रेग्नेंट, अगर महिला नॉन प्रेग्नेंट है, अगर महिला कैसी है, नॉन प्रेग्नेंट है तो कब कर सकते हैं, और महिला की डिलीवरी हुई है तो कब कर सकते हैं। भाई प्रेग्नेंट में तो हम लोग कर ही नहीं सकते ना, हमने साफ बोला है कि प्रेग्नेंट महिला में हमने लोग नहीं करेंगे, प्रेग्नेंट में तो कर ही नहीं सकते। तो कंडीशन क्या हुई, एक या तो महिला नॉन प्रेग्नेंट है, या फिर महिला की कैसी हो चुकी, क्या हो चुका है, महिला की डिलीवरी हो चुकी है, डिलीवरी, महिला की क्या हो चुकी है, डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है। तो दो ही कंडीशन में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो ही कंडीशन में हम लोग आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। हमने लिखा है कि भैया हम प्रेगनेंसी में हम लोग आईयूडी इंसर्शन नहीं कर सकते, मैंने बताया था वहां पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, आईयूडी इंसर्शन नहीं किया जाता। रूल ऑफ, हमने उसमें देखिएगा रूल में बताया है कि भैया नॉर्मल प्रेगनेंसी हो चाहे हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, किसी भी तरीके की प्रेगनेंसी हो, हम आईयूडी इंसर्शन नहीं करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन अगर डिलीवरी हो चुकी है, बच्चे को जन्म दे चुके हैं, उसके बाद में दे देंगे। तो आइए पहले बात समझते हैं नॉन प्रेग्नेंट, क्योंकि ये सवाल अभी रिसेंटली नोट सेट में पूछा गया है और उसके अलावा भी और एग्जाम्स में ये पूछा गया है। देखिए अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की बात करूं तो भैया जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, या मैं बोलूं ब्लीडिंग फेज है उसमें, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट जो 10 डेज है उनमें इंसर्शन बेस्ट रहता है। क्या लिखेंगे, या तो ब्लीडिंग फेज, या तो जो ब्लीडिंग फेज है, स्टार्टिंग जो ब्लीडिंग फेज है उसमें, या तो आप ब्लीडिंग फेज में कर सकते हो, या फर्स्ट 10 डेज, फर्स्ट 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 10 डेज है उनमें इंसर्शन कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट टाइम क्या है, यही है। दो टाइम बता दिए मैंने, एक तो बताया आपको क्या, एक तो बताया या तो ब्लीडिंग फेज में कर सकते हैं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रथम 10 दिन है मतलब ब्लीडिंग फेज, और उसके बाद के 5 दिन और, तो वो जो है सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है क्या, किसके लिए, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में। क्लियर है बात। अच्छा अब देखो प्रेग्नेंट फीमेल की बात बताते हैं, दो कंडीशन है। मान लीजिए डिलीवरी अभी अभी हुई है, मान लीजिए डिलीवरी अभी अभी हुई है, तो डिलीवरी के 48 आवर्स के बाद में हम लोग, या विद इन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी, हम लोग जैसे डिलीवरी हुई अब 48 घंटे के भीतर जो है हम लोग आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं।
लेकिन क्योंकि वहां पर यूट्रस क्या है, अपनी वापिस पोजीशन में जाता है, इन्वोल्यूशन करता है भाई। यूट्रस का वापिस अपनी पोजीशन में जाना क्या कहलाता है, इन्वोल्यूशन। तो उस टाइम यूट्रस क्या करता है, इन्वोल्यूशन करता है 48 घंटे में। तो आईयूडी के एक्सपल्सन रेट बहुत ज्यादा होती है। क्या बताया हम लोगों ने कि आफ्टर 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी कैन इंसर्ट आईयूडी। आईयूडी जो है वो इंसर्ट की जा सकती है कब, 48 आवर्स। अगर डिलीवरी को 48 घंटे हो चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, एक्सपल्सन रेट जो है वो ज्यादा है। एक्सपल्सन का मतलब बताया था ना मैंने, एक तो होता है रिमूवल, एक होता है एक्सपल्सन। एक्सपल्सन का मतलब कि वो खुद से बाहर निकल जाए। जब आईयूडी खुद से बाहर निकल जाएगी तो उसको एक्सपल्सन कहते हैं। रिमूवल जिसको हम लोग रिमूव करें वो होता है रिमूवल। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग 48 आवर्स में इंसर्ट तो कर देंगे, जो आफ्टर 48 आवर डिलीवरी हुई, 48 आवर्स हो गए, हमने इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत हो सकती है कि भैया वो रिमूवल एक्सपल्सन रेट जो है उसकी ज्यादा होती है, वो खुद ही निकल जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, एक्सपल्सन रेट इज हाई। जो एक्सपल्सन रेट है वो बहुत ज्यादा होती है इसकी। तो ये एक एक तो हम लोग कब इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीवरी के 48 घंटे के बाद में। दूसरा, डिलीवरी के 6 वीक बाद में, आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के 6 वीक बाद में भी जो है वो इंसर्ट हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इंसर्शन का टाइमिंग आप लोगों को 3 चीजें बता दी। अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है तो कब इंसर्ट कर सकते हैं, या तो ब्लीडिंग फेज में, या जो फर्स्ट 10 डेज है, या मैं बोलूं मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फर्स्ट 10 डेज है तब इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर महिला प्रेग्नेंट है, डिलीवरी हो गई है, तो डिलीवरी के 48 आवर्स में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी। या हम बोले कि जो, लेकिन इसकी एक्सपल्सन रेट है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि यूट्रस जो है वो खुद की साइज में जाता है और उस वजह से आईयूडी फिक्स नहीं हो पाती, और आईयूडी क्या होती है, एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। या फिर आप कब कर सकते हो, 6 वीक ऑफ डिलीवरी से, डिलीवरी को क्या हो चुके हैं, आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी को 6 वीक हो चुके हैं, तो हम उसको आईयूडी को क्या कर सकते हैं, जो है इंसर्ट करवा सकते हैं। क्लियर है बात। ये हमारा था बेस्ट टाइम फॉर आईयूडी इंसर्शन। यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए कुछ आईयूडी की बात करता हूं। ये कुछ आईयूडी की इमेज आप लोगों के सामने दिख रही है, देखिएगा। ये कुछ आईयूडी की इमेज है, जिसमें मैं बता देता हूं आप लोगों को ये आईयूडी कौन सी है। ये है आपका कॉपर टी, कॉपर टी 380 AAG। और ये कौन सी है, ये है आपकी मल्टी लोड कॉपर टी 375, मल्टी लोड कॉपर टी 375, मल्टीलोड 375, मल्टीलोड कॉपर 375 हम इसको बोलते हैं। कैसे पहचाना, जो कॉपर टी 380 AAG होती है, इसका शेप कैसा होता है, टी शेप। क्योंकि इसका शेप कैसा है, देखो इसको लिख देते हैं अच्छे से एक बार, इसका शेप कैसा है, देखो एक इसको बना देते हैं, एक इसको बना देते हैं। अब देखो दोनों का डिफरेंस देख लो, दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, मल्टी, क्योंकि सवाल इनके ऊपर ज्यादा आता है। कॉपर टी 380 AAG, इसका अगर बात करूं इसके साइज या शेप की बात करूं मैं इसकी, तो कैसी शेप है इसकी, इसकी शेप है टी शेप। इसकी शेप कैसी है, टी शेप। आप देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए, आप देख भी पा रहे हैं इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप है टी शेप। दिख रही है आप लोगों को, यस, इसकी शेप कैसी है, टी शेप। जबकि इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप है यू शेप। कैसी शेप है इसकी, इन्वर्टेड यू शेप। कैसी शेप है इसकी, इन्वर्टेड, उल्टा यू दिख रहा है ना, उल्टा यू। तो इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप है, मल्टी लोड 375 की शेप कैसी होती है, इन्वर्टेड यू शेप। और ये सवाल आ चुका है, ये सवाल पूछा जा चुका है कि भैया इन्वर्टेड यू शेप किसकी होती है, कॉपर टी 380 की या मल्टी लोड की। तो मल्टी लोड 375 की जो शेप है वो कैसी है, वो यू शेप होती है, याद रहेगा। इफेक्टिवनेस मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका 10 ईयर्स होता है, उसका कितना है 5 ईयर्स। तो यहां इफेक्टिवनेस भी अगर आप लिखना चाहो, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस कितना है इसका, 10 ईयर्स
और इसका कितना है 5 ईयर्स। तो ये भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। सब हमने ये दोनों आईयूडी तो देख ली, पर बाकी आईयूडी का क्या, जो इतने सारे एग्जांपल लिखे थे उनका, तो वो आईयूडी भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए बाकी आईयूडी भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे लिपेस लूप आप लोग देख सकते हैं, प्लास्टिक का होता है, नॉन मेटेलिक होता है, प्लास्टिक का होता है, नॉन मेटेलिक होता है, एस शेप होता है लिपेस लूप। ये देख सकते हैं लिपेस लूप आप लोगों को दिख रहा होगा, लिपेस लूप आप लोगों को दिख रहा है, लिपेस लूप ये रहा। हाँ, एस शेप दिख रहा है, नॉन मेटेलिक होता है, प्लास्टिक का बना होता है, कोई हार्मोन नहीं होता, कोई कॉपर टी नहीं होती, दिख रहा होगा। ये देखो कॉपर टी 200 220 ये रहा, कॉपर टी 380 AAG ये रहा, बिल्कुल स्ट्रेट, ए साइज बड़ा साइज है। हाँ, कॉपर टी 220 देख लीजिए, ये रहा सामने आपके, अभी बताया था 2 साल के लिए होता है। हाँ, नोवा टी बताया था ना, सबसे पहले एजी मिक्स किया गया था, नोवा टी ये रहा। कॉपर 7 ये रहा। ये कुछ एग्जांपल है जिनके बारे में नहीं पढ़ते। 7 से स्ट्रक्चर भी इसकी कैसी है, 7 के लाइक देख लीजिए, समथिंग लाइक लुकिंग लाइक 7 के जैसा दिख रहा है, तो 7 है ना, कॉपर 7। ये मल्टीलोड 375 कैसा है, इन्वर्टेड यू शेप, समझ में आ गया। ये आपका प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोनल फेमिडोम की बात करी थी, फेमिडोम, और ये कैसा है आपका लेवेनोगेस्ट्रोल, ये भी हार्मोनल में आता है। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात की, हमने बात की आईयूडी के टाइप्स की बात की, या आईयूडी के बहुत सारे टाइप्स की बात की। यहां तक की बात उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आईयूडी की बात हम लोगों ने पूरी की। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमारे हार्मोनल पिल्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, मेडिसिन्स जो पिल्स होती है उनके बारे में बात करेंगे। पिल्स के क्या क्या टाइप होते हैं, पिल्स कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, पूरा चार्ट बताएंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, COC, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, POP, फिर हम लोग पढ़ेंगे सहेली, फिर हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी मेथड, फिर हम लोग पढ़ेंगे इंजेक्टेबल मेथड्स, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आपका सबडर्मल मेथड्स के बारे में। फिर हम लोग COC को फर्दर डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, मोनोफेजिक, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक, ये सब हम लोग बातें करेंगे आपसे। लेकिन आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं एक बार हम लोग शुरू से। हमने बताया क्या कि अलग अलग आईयूडी, सबसे पहले तो आईयूडी का नामकरण कैसे करते हैं, क्या होता है आईयूडी का बारे में, वो सब बातें की आपसे। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग आईयूडी की इफेक्टिवनेस कितने साल तक होता है, क्या क्या चीजें होती है वो बताया। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने बात की फ्रीडम 5 के बारे में, फ्रीडम 5 के बारे में क्या क्या बताया, पूरी बात देख लीजिए फ्रीडम 5 के बारे में। नेक्स्ट हमने बात की किसके बारे में, नेक्स्ट हमने बात की इसके साइड इफेक्ट्स की, और जहां बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट सवाल मैंने बताया आप लोगों को, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, तो ब्लीडिंग है। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन जो रिमूवल रेट, रिमूवल का कारण है, तो वो क्या है, पेन है। ये सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने बात की रूल आईयूडी की इंसर्शन की। आप यहां पर PID एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, नॉर्मल अगर कोई प्रेगनेंसी है तो भी नहीं करेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ओब्लिक नॉर्मल प्रेगनेंसी को भी करके लिख लीजिए ताकि ज्यादा बेहतर रहेगा। ओब्लिक नॉर्मल प्रेगनेंसी भी अगर है तो भी नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो भी इंक्लूड जो है इंसर्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताए, 2 तरीके की कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड और कंप्लीट या रिलेटिव, है ना। उसके बाद में बेस्ट टाइम आईयूडी का इंसर्शन का बेस्ट टाइम कब होता है वो बताया, और लास्ट में हम लोगों ने मल्टीलोड 375 और इसके बारे में दोनों में डिफरेंस देखा, और बाकी के सारे हम लोगों ने क्या देखे, जितने भी एग्जांपल्स थे उनके बारे में, उनकी इमेजेस के बारे में देखा। तो यहां हमारा आईयूडी खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पिल्स के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक सवाल आप लोगों से जो यहाँ पूछा जाएगा वो ये बताइएगा जरा कि सबसे, मैं अगर आपसे यहाँ सवाल पूछूंगा कि 2 ईयर्स के लिए कौन सा आईयूडी बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आईयूडी इज इफेक्टिव फॉर 2 ईयर्स। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा आईयूडी जो है वो 2 साल के लिए इफेक्टिव होता है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। हम आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है, थैंक यू।